नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। सीबी लाइव नहीं, ये सीबी लाइव का सहायक चैनल, नया चैनल जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। इसका नाम होगा सीबी उड़ान और ये चैनल उन तमाम छात्र छात्राओं परीक्षार्थियों के लिए होगा जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिनको शासन की वैकेंसी का इंतज़ार है। इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि केंद्र और राज्य सरकार की कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, कब निकल रही हैं, कितने पद हैं, कैसे तैयारी करें, तमाम चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा यूपीएससी एमपीपीएससी के अलावा आप एमपीएसआई से लेकर पटवारी और जो तमाम स्टेट टेस्ट होते हैं उसकी भी तैयारी इस चैनल पर देख सकेंगे। इसमें अकेला मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, साथ में हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ साथ मैं आपको जो जीके है वो उन मुद्दों पे मैं बात करूंगा। लेकिन जो अन्य विषयों के एक्सपर्ट हैं वो भी हमारा एक पैनल तैयार हो रहा है जिसमें कई विद्वान प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड डीन हैं, कई एक्सपर्ट शामिल हैं। वो भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है, वो भी आपके लिए लेक्चर देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप तैयारी करें और कैसे आप सफलता हासिल करें। तो इस चैनल से वो सारे लोग जुड़ सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी आगे करना चाहते हैं। वो लोग भी इससे जुड़ सकते हैं जो भले तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं। तो वो भी करंट अफेयर्स या कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके जो हमारे अपडेट्स आएंगे उनसे रूबरू हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये पहला वीडियो है सीबी उड़ान का जिसमें मैं बात करूँगा करंट अफेयर्स पे। इस समय अगर आप अखबारों को देखेंगे या आप टेलीविज़न देखेंगे तो तमाम प्लेटफॉर्म पे बांग्लादेश एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, या कहें हमारे लिए सरदर्द भी बना हुआ है। तो मैं आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि भारत की बांग्लादेश को लेकर नीति क्या है, क्या थी, क्या है और आगे भारत किस तरफ देख रहा है, और किसी भी देश की विदेश नीति ऐसे मोड़ पर, ऐसे पड़ाव पर किस तरीके से डील करती है, विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले इस मुद्दे को समझने के लिए आपको बांग्लादेश के बनने की कहानी समझना होगी। तो मैं आपकी शुरुआत करता हूं विस्तार से। 1946 के आसपास मुस्लिम लीग की मांग तेज हो गई थी कि वो मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहती है। उनको लगता था कि इस भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं होंगे, इसलिए अंग्रेजों ने भी उनका साथ दिया और मजबूरी में अंत में जब देश भर में दंगे होने लगे, हत्याएं होने लगी, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने भी बेमन से इस विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो धर्म के आधार पर यह विभाजन किया गया था। भारत को जो आज़ादी मिली वो धर्म के आधार पर थी। तय हुआ कि मुस्लिम वहाँ जा सकेंगे, हिंदू यहाँ रहेंगे, इस आधार पर तय हुआ। अब इस नक्शे को आप देखिए। इस नक्शे में मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखिएगा। आपको बीच में भारत दिखाई दे रहा है और एक तरफ आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपको छोटा सा आज का बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। दरअसल ये आज का बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का एक हिस्सा था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और आज जो पाकिस्तान है इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो जो भारत का विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान का भूगोल इस तरीके से बना कि बीच में भारत आ गया। अब दो चीजें थी। जो आज का बांग्लादेश है वो 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान की फौज वहां पर रहती थी और पाकिस्तान की सत्ता आज के पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान में थी। सत्ता पर पाकिस्तानी पंजाबियों का कब्जा था। पंजाबियों से मतलब पंजाबी मुसलमानों का कब्जा था। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान के न्यायिक सिस्टम तक पे उनका कब्जा था। और जो पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान थे, जो बांग्ला भाषा बोलते थे, जिनकी महिलाएं साड़ियाँ पहनती थीं, श्रृंगार करती थीं, माथे पे बिंदी लगाती थीं, उनको दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में रखा जाता था। उनके नागरिक अधिकार कमजोर थे। तो जो वहाँ की सेना है जो उस हिस्से में रहती थी पूर्वी पाकिस्तान में,
वो दमनकारी नीति अपनाए हुए थे। 1971 तक कई बांग्ला भाषी मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे थे। तो हालात ये बनने लगे कि 1967-68 के आसपास से तनाव बढ़ने लगा। तो आप जानते हैं कि आज भी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ाबंदी नहीं है, कहीं कहीं पर नाम मात्र की है, और उस समय बिल्कुल भी नहीं थी। कई छोटी मोटी नदियां और कटाव भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण करते थे। तो जब पाकिस्तानी सेना का, पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद सेना का दमन चक्र वहाँ के नागरिकों पर चला, तो वहाँ के नागरिक, बांग्ला भाषी नागरिक भारत में शरणार्थी बनकर घुसने लगे। कभी पश्चिम बंगाल में, कभी आसाम में, कहीं मिजोरम में बड़ी तादाद में उनका आना जारी रहा। ये भारत के लिए एक समस्या बन रहे थे कि शरणार्थी अगर भारत में आएंगे तो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और आर्थिक मामलों का क्या होगा। इसी बीच ये तनाव बढ़ता गया, बांग्लादेश की सेना का दमन बढ़ता गया। एक आंकड़ा ये ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये बोलता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का, कि करीब 20 लाख बांग्ला भाषी मुसलमानों की हत्याएं 1971 के पहले पाकिस्तानी सेना ने की थी। 10 लाख से ज़्यादा बांग्ला भाषी मुसलमानों के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सेना ने रेप किया था। अब आप बताइए कि इस्लाम के नाम पर बना था पाकिस्तान, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में कौन थे? वो भी मुस्लिम थे, लेकिन उनकी भाषा बांग्ला थी, पहनावा बांग्ला था। इस आधार पर उनको दोयम दर्जे का नागरिक मानते हुए न सिर्फ दमन चक्र चलाया जाता था, बल्कि उनके साथ दुष्कर्म और हत्या की जाती थी। ये इस्लाम के नाम पे बना पाकिस्तान का कड़वा और काला सच है, जो हिंदुस्तान में कई लोग आज भी नहीं जानते, या जानते हैं तो समझना नहीं चाहते। आगे बढ़ते हैं। शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसे नेता बनकर उभर रहे थे जो कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, जो पाकिस्तानी सेना की नीतियां हैं उसका विरोध कर रहे थे। वो लगातार फिर इंदिरा गांधी के संपर्क में आए और उसके बाद बांग्ला मुक्ति वाहिनी की स्थापना की गई। उसके पहले के हालात और बता देता हूं कि शेख मुजीबुर रहमान पूरे पूर्वी पाकिस्तान में लोकप्रिय हो चले थे। सारे बांग्लादेशी मुसलमान उनको अपना चेहरा और अपना नेता मानने लगे थे। सिर्फ एक को छोड़ के, वो थी जमात। जमात पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ी थी। जमात कट्टरपंथ की समर्थक थी और इसीलिए वो पाकिस्तानी सेना के साथ थी। लेकिन जमात को उस समय जनता का समर्थन नहीं था। नतीजा, शेख मुजीबुर रहमान तेजी से लोकप्रिय हुए और जब चुनाव हुए, पाकिस्तान के आम चुनाव, तो पूर्वी पाकिस्तान ने इतना बम्पर बहुमत शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को दे दिया कि वो ऑल ओवर पाकिस्तान की सत्ता में आ गए। उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाना तय हुआ। मतलब वो इतने नंबर ले आए थे कि उनका पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। जब वो सत्ता ग्रहण करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, उनको पाकिस्तानी सेना ने शपथ नहीं लेने दी, उनको हिरासत में ले लिया गया। इसके पहले भारत की सेना ने जो बांग्ला मुक्ति वाहिनी बनी थी, जो शेख मुजीबुर रहमान ने बनाई थी, उसको ट्रेन करना शुरू कर दिया था, हथियार देने शुरू कर दिए थे कि आपकी लड़ाई आप लड़िए, हम बैक सपोर्ट में हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के हालातों के लिए पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार मानता था और उसने भारत पर हमला कर दिया। इंदिरा गांधी और सर मानेकशॉ को इसी का इंतज़ार था। भारत ने तेज़ी से जवाबी कार्रवाई की। महज 16 दिन में 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी। चटगांव पे बड़ा हमला हुआ और उसके बाद उसी दिन पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने जनरल नियाजी के नेतृत्व में सरेंडर कर दिया। जगजीत सिंह अरोड़ा साहब भारत के जनरल थे, उनके सामने ये सरेंडर हुआ। जनरल नियाजी ने अपनी पिस्तौल रखी और 90,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। दुनिया के इतिहास में ये सबसे बड़ी हार थी। 90,000 सैनिक अगर सरेंडर करते हैं तो फिर आपकी इससे बड़ी हार नहीं हो सकती। उसी दिन भारत ने, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। इस जंग की एक खासियत और थी। इस जंग में रूस भारत के साथ खड़ा था और अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा नौसेना का रवाना किया था, लेकिन जब तक वो बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर तक आ पाता, उसके पहले भारतीय सेना ने परचम लहरा दिया, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया।
रूस ने भारत का समर्थन किया और दुनिया के कई देशों ने बांग्लादेश को मान्यता दी। बाद में अमेरिका को भी मान्यता देनी पड़ी। तो ये थी पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की कहानी। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आज के हालातों को समझने के लिए आपको इस कहानी को जानना जरूरी था। अब आज के हालातों पे आते हैं। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी बेटी शेख हसीना, उनकी अपनी पार्टी अवामी लीग थी, वो बाद में संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री बनती हैं। कभी बीएनपी की खालिदा जिया बनती हैं। लेकिन चूंकि मुजीबुर रहमान या बांग्लादेश को भारत ने आज़ादी दी थी, इसलिए शेख मुजीबुर रहमान, उनका परिवार, उनकी बेटी और पार्टी और अधिकांश बांग्लादेश के नागरिक भारत को पॉजिटिव रूप से लेते थे, भारत के साथ खड़े रहते थे, उनकी नीतियां भारत से प्रभावित होती थी। ये बात उस समय पाकिस्तान का साथ देने वाली जमात को हजम नहीं होती थी। साथ ही जो बांग्लादेश का जो सामरिक महत्व है कि उसके जो नौसैनिक इलाके हैं, जो सैन्य इलाके हैं, जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, उसमें कई द्वीप ऐसे हैं जिस पर अमेरिका की नज़र थी, जिस पर पाकिस्तान की नज़र थी। चूंकि शेख हसीना के रहते न अमेरिका के मंसूबे पूरे हो पा रहे थे, न चाइना के हो पा रहे थे, न पाकिस्तान के हो पा रहे थे, इसीलिए ये षड्यंत्र रचा गया। शेख हसीना को के खिलाफ युवाओं का इस्तेमाल किया गया, जमात पीछे रही, युवाओं को आगे किया गया और एक अघोषित क्रांति युवाओं के आंदोलन के जरिए की गई। हालात ऐसे पैदा किए गए, भावनाएं ऐसी भड़काई गई कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ा। चूँकि भारत बांग्लादेश का और हसीना परिवार का परंपरागत सहयोगी है इंदिरा गांधी के दौर से, इसलिए मौजूदा मोदी सरकार ने भी उनको भारत में शरण दी। और जो यूनुस, मोहम्मद यूनुस हैं, जो दुनिया के अर्थशास्त्री हैं और उनको नोबेल अवार्ड मिल चुका है, उनकी मानसिकता भारत विरोधी है। वो अमेरिका की गोद में बैठे हैं, पाकिस्तान की गोद में बैठे हैं, चाइना की गोद में बैठे हैं और अपने पूर्वाग्रहों को पूरा कर रहे हैं, भारत के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। वो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल चीन, पाकिस्तान और अमेरिका को करने दे रहे हैं। लेकिन यूनुस ये भूल रहे हैं कि जो बांग्लादेश का इतिहास रहा है आज़ादी से लेकर 47 से 71 के बीच में, बांग्लादेश की जनता पाकिस्तान से त्रस्त हो गई थी। अगर आप मौजूदा दौर में माने और इसको अघोषित रूप से मान लें कि चलिए शेख हसीना से भी नाराज़ हो गई थी, इस बात की क्या गारंटी है कि मोहम्मद यूनुस या जमात के साथ वो लंबे समय तक टिक पाएगी? क्योंकि जमात अपना वो एजेंडा चलाएगा जो पाकिस्तान तय करेगा और उस एजेंडे से ऊब के ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। आप देखिए तनातनी जारी है। अमेरिका कोशिश में है कि उनके जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर अपना एक बेस बनाए। चाइना भी इसी कोशिश में है। चाइना ने भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर के अंदर अपनी ड्रोन यूनिट डाल ली है, उसको अवसर दिया गया है। पहली बार 71 के बाद फ्लाइट चालू हुई है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। इसके अलावा डेलीगेशन एक्सचेंज हो रहे हैं। कई सारी ऐसी चीज़ हो रही हैं जो भारत के खिलाफ है। भारत के न सिर्फ सामरिक दृष्टि से खिलाफ है, भारत की कूटनीति के खिलाफ है, भारत के व्यापार के खिलाफ है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर की बात आती है। अगर आप इस नक्शे को गौर से देखें, एक बार मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ, तो ये बांग्लादेश का जो ऊपरी इलाका है और भारत का एक हिस्सा है, वहाँ पे एक 22 किलोमीटर का एक गैप आता है, पतला रास्ता है। इसे चिकन नेक कहते हैं। भारत के दुश्मन इसे चिकन नेक कहते हैं कि अगर इस पर कब्जा कर लिया गया, यानी इस चिकन नेक को काट दिया गया, तो भारत का जो पूर्वोत्तर इलाका है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मणिपुर है, मेघालय, ये तमाम जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स में से ज़्यादातर इलाके कट जाएंगे और भारत विभाजित हो जाएगा। ये मंशा चाइना की भी है, ये मंशा पाकिस्तान की भी है और अब इसमें बांग्लादेश भी शामिल हो रहा है। बांग्लादेश के तो एक युवा नेता धमकी भी दे चुके हैं। लेकिन क्या ये चिकन नेक काट पाएंगे? इतनी औकात है, इतनी हैसियत है? या फिर बांग्लादेश का एक और विभाजन हो जाएगा, वो चिकन नेक बढ़ के नीचे तक आ जाएगी?
वहाँ हालात ये हैं कि भारत को परेशान करने के लिए वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अभी तक 50 से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल किया गया है, उनके घर जलाए गए हैं, उनके मकान जला दिए गए हैं, उनको भय के साए में रहना पड़ रहा है। वो ये चाहते हैं कि भारत इस पर प्रतिक्रिया दे और जमात को मौका मिले। हाल ही में आप देखिए IPL में हमने उनके एक खिलाड़ी को बाहर किया, तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के इशारे पर ICC का T20 टूर्नामेंट खेलने से भारत में मना कर दिया। ICC ने जब डंडा घुमाया तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उसके समर्थन में देखिए पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि हम बांग्लादेश के समर्थन में इंडिया से T20 मैच नहीं खेलेंगे। तो स्पोर्ट्स के जरिए भी बांग्लादेश और पाकिस्तान एक डिप्लोमेसी खेलने की कोशिश में है, एकता दिखाने की कोशिश में है। जब आपके पास वो इलाका था तब तो आपने मुसलमानों की हत्याएं की, 20 लाख से ज़्यादा मुस्लिमों की हत्याएं की, 10 लाख बांग्ला भाषी मुसलमान महिलाओं से रेप किया। अब जमात के जरिए आप उनके हितैषी बनने चले हैं। ये नई पीढ़ी को अपना इतिहास, बांग्लादेश की जो नई पीढ़ी है उसको अपना इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान न कभी किसी का हुआ है न होगा, वो खुद का भी नहीं हुआ है। अपनी जनरेशन को उसने अंधेरे में डाल रखा है। आपको पता है कि भारत में अभी तक कितने AK-47 या बॉम्ब्स पकड़े गए हैं? अगर आज़ादी के बाद से आज तक की उनकी इंटरनेशनल कीमत को आप जोड़ लें तो पाकिस्तान 10 बार अमेरिका जैसा सुपर पावर बन सकता था। इतनी राशि उसने भारत में आतंक फैलाने में खर्च कर दी। और पाकिस्तान के हालात क्या हैं? न साफ पीने को पानी है, न इलाज है, न आटा है, और महंगाई चरम पे है। पाकिस्तान की आर्मी भयादोहन कर रही है, भारत के नाम का भय बता के एक बड़ा बजट खा जाती है। पाकिस्तान के जो जनरल हैं, उनके मेजर हैं, उनके ब्रिगेडियर हैं, वो मलाई काट रहे हैं। उनके बच्चे लंदन में, अमेरिका में, यूरोप में एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं और अरबों रुपए के मालिक हैं। ये वहाँ की हकीकत है। खैर, बांग्लादेश और भारत के संबंधों पर मैंने आपको ये आज का पूरा टॉपिक डिस्कस किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और CB उड़ान नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप पहले सब्सक्राइबर बने। इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि समसामयिक से लेकर हर विषय पर आपको अपडेट मिलेगी CB उड़ान पर। नमस्कार।